एवरीवन। आज हम एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है ड्यू टू हमारा जो फूड कॉम्बिनेशंस है या जो हमारा एक्सेस स्ट्रेस का लेवल है और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। इस इन तीनों रीजंस की वजह से ये स्किन डिसऑर्डर काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसको सोरासिस के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोरासिस क्या होता है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स क्या रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, कितने प्रकार का ये होता है, इसका ट्रीटमेंट और इसका आयुर्वेदा एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोरासिस क्या होता है। सोरासिस एक क्रॉनिक नॉन कंटेजियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपको थिक स्किन देखने को मिलेगी, उसके अलावा वाइट स्केली पैचेस एंड इचिंग उसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जो मैंने ये टर्म्स बोली इनका मतलब क्या होता है। क्रॉनिक कंडीशन मतलब कि आपको इससे मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब या तो ये बहुत लंबी बीमारी चलती है कि इसको स्टार्टिंग स्टेज में आप कह सकते हो कि डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ये डिजीज़ बनी रहती है। इसके अलावा नॉन कंटेजियस मतलब कि जैसे पहले के ज़माने में लोग एक छूत की बीमारी का नाम बोलते थे स्किन डिसऑर्डर्स को, उसके अंदर ये कंडीशन नहीं आती है। मतलब अगर कोई पेशेंट उसको सोरासिस है, तो अगर वो किसी को टच कर देता है तो ऐसा नहीं है कि ये डिजीज़ उसमें कम्युनिकेट या फिर चली जाएगी दूसरे पर्सन में। इसके अलावा थर्ड टर्म इसका आता है ऑटो इम्यून, मतलब जो हमारे खुद के बॉडी के सेल्स हैं वो ही इतने ओवर ड्रिवन हो जाते हैं कि सेल्फ बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्किन डिसऑर्डर है ये इन 3 कैटेगरीज में आता है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसके कॉजेस क्या-क्या रहते हैं एंड ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं। तो ये जो डिजीज़ है काफ़ी बुक्स में या काफ़ी टेक्स्ट में इसको इडियोपैथिक के नाम से आप कह सकते हो इसका कॉज़ माना जाता है। तो इडियोपैथिक मतलब कॉज़ है जो वो अननोन है। इसके अलावा ऑटो इम्यून के 60 टू 90% केसेस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझाऊँ, तो इसमें एक तरीके के साइटोकाइन्स होते हैं जो हमारे इम्यून और नॉन इम्यून सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए और हमारे जो रेड ब्लड सेल होता है उनके फॉर्मेशन के लिए, जिसको हेमाटोपोइसिस का नाम दिया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारा जो साइटोकाइन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट अगर ये किसी भी फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं तो इसके सब पार्ट्स होते हैं इंटरल्यूकिन 13 एंड 17 एंड टीएनएफ। तो ये कुछ ऐसे उसके पार्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली सोरासिस में। नेक्स्ट हमने इसके कॉजेज जान लिए। इसमें जो नेक्स्ट कॉज आता है और लास्ट, इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को सोरासिस है तो आपको बहुत चांसेस है सोरासिस के होने के। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे सोरासिस की ट्रिगरिंग फैक्टर्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं तो बहुत चांसेस है आपको स्किन डिसऑर्डर होने के, जिसको सोरासिस अभी हमने बताया। इसके अलावा ट्रिगरिंग फैक्टर्स में आपके कुछ ड्रग्स आते हैं एंड आपके कोल्ड वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर किसी भी जगह पे अगर जो वेदर है वो मतलब मीडियम ना रहते हुए एक्सट्रीम पे रहता है, एक्सट्रीम कोल्डनेस, एक्सट्रीम हॉटनेस, तो वहाँ बहुत चांसेस होते हैं इस बीमारी के होने के। इसके अलावा कॉबनर्स सिंड्रोम। तो कॉबनर सिंड्रोम इसमें आपका ये रहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की हिस्ट्री रही है इंजरी की, तो उसके ऊपर जो ओवरलाइंग स्किन होती है उस टाइम पे हो सकता है उसमें किसी भी तरीके का ब्रूस या फिर कोई निशान या कोई आपको मतलब एक इंजरी देखने को ना मिले ओवर द स्किन, बट एट द टाइम वो जो एरिया है वो काफी लाइकली हो जाता है फॉर सोराटिक कंडीशन। उस जगह पे आपको सोरासिस के पैचेस देखने को मिल सकते हैं इन नियर फ्यूचर। तो ये आपके कुछ कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद का अगर हम अभी हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, बट काफ़ी फूड कॉम्बिनेशंस इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे सोरासिस के सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी पेशेंट को सोरासिस होता है तो उसमें सबसे पहले क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने में पेशेंट का काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं।
सबसे पहला इसमें आता है आपके थिक स्किन स्केली व्हाइट पैचेस। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी आपकी स्किन अफेक्टेड है सोरासिस से, वहाँ आपको थिक स्किन देखने को मिलेगी। आप उसको फील करेंगे, आपको इजीली फील हो जाएगा कि हाँ की स्किन कंपैरेटिवली थिकर है एंड स्केली पैचेस वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा उसमें इचिंग भी रहती है। तो मोस्ट आपके जो कॉमन साइट्स रहते हैं सोरासिस के, वो आपके रहते हैं एल्बोस, नीज, लोअर बैक, स्कैल्प। तो ये आपके मोस्टली अफेक्टेड एरियाज रहते हैं सोरासिस के। इसके अलावा जो इसमें इचिंग देखने को मिलती है वो माइल्ड रहती है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है नेल पिटिंग। मतलब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल नेल्स एंड आपके जो पिटिंग नेल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो मोस्ट ऑफ द सोराटिक पेशेंट्स में आप देखेंगे कि पिटिंग नेल्स देखने को मिलता है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ऑस्पिट साइन देखने को मिलता है। ऑस्पिट साइन में ये रहता है कि जो भी लीजन्स हैं, अगर आप उसको हल्का सा भी स्क्रैच करते हैं तो आपको ब्लड ओजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम जान लेंगे सोरासिस के टाइप्स कितने रहते हैं। तो इसके बेसिकली 5 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट इसमें आपका आता है प्लाक सोरासिस, जिसको सोरासिस वल्गैरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये 80 to 90% केसेस या पेशेंट्स इसी टाइप के देखने को मिलते हैं। इसमें आपका जो टिपिकल साइन रहता है कि थिक स्किन, वाइट स्केली पैचेस विद रेडनेस एंड माइल्ड इचिंग देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स इससे अफेक्टेड रहते हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली केसेस इसी टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है गटेट सोरासिस। इसमें आपके जो मतलब जो लीजन्स होते हैं वो ड्रॉप लाइक होते हैं, जैसे पानी की ड्रॉप्स होती हैं, छोटे छोटे टाइनी डॉट्स आर देयर एंड ये पूरी बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं आपको। मोस्टली इससे चिल्ड्रन एंड जो आपके ओल्ड एज है वो ज़्यादातर अफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप आता है इनवर्स सोरासिस। इनवर्स सोरासिस में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न शो होता है एंड ये रेयरली भी मैं नहीं कहूँगी, बट काफ़ी कम पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसमें आपके जो पैचेस या जो लीजन्स होते हैं वो आपके स्मूथ रहते हैं एंड शाइनी लीजन्स रहते हैं एंड मोस्ट कॉमनली जो भी हमारे ऐसी जगहें हैं जो मोस्टली आपका फ्लिप लाइक लगता है, जैसे हमारे आर्मपिट्स हो गए, हमारा ब्रेस्ट का नीचे का रीजन हो गया, या हमारे नीज जहाँ पे फोल्ड होते हैं। तो मोस्टली इन जगहों पे ये वाला टाइप देखने को मिलता है एंड इसका मेन रीजन रहता है कि एक्सेस स्वेटिंग, जिसको हम बार बार रब करते रहते हैं तो वहाँ पे रेडनेस रहती है एंड दैट कैन अकर इनटू इनवर्ट सोरासिस एज अ कॉम्प्लिकेशन। इसमें फोर्थ टाइप आपका रहता है पुस्टुलर सोरासिस। इसमें हमारे वाइट पस फिल्ड लीजन्स देखने को मिलते हैं एंड मोस्ट कॉमनली ये हैंड्स और लेग्स पे देखने को मिलते हैं। बट अगर ये थोड़ा सा क्रॉनिक ज़्यादा हो जाए और आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये आपको पूरी बॉडी पे भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इरिथ्रोडर्मिया। इरिथ्रोडर्मिया आपका रेयर कंडीशन रहता है एंड जो सारे पार्ट्स हैं उनका एज अ कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं इसको। ये इसमें हमारा पूरी बॉडी में ही लीजन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो स्किन है वो काफ़ी हद तक थिक हो जाती है और जो इचिंग है वो बहुत सीवियर रहती है, रेडनेस, और पेशेंट जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि डेली जो उसके डेली एक्टिविटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह जाता है और जो जो नॉर्मल लाइफ है उसको मतलब आप कह सकते हो कि पास थ्रू करना काफी मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। काफी रेयर कंडीशन है बट एंड इट कैन इजीली टर्न इनटू फेटल कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सोरासिस के बारे में। सबसे पहला इसमें आता है सोराटिक अर्थराइटिस। जो अर्थराइटिस होता है इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड बोन्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसका पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें एज अ कॉम्प्लिकेशन अगर सोरासिस अर्थराइटिस के टाइम पे हो जाए तो ये एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस काफ़ी देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स में सोरासिस है वो बहुत लाइकली या एक रिस्क पे रहते हैं फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीजेस एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस जिसमें आपका डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशंस वगैरह रहता है, तो ये सारी कंडीशंस आपका कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला इसमें आता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं
तो बहुत चांसेस है सोरायसिस के डेवलप होने के। इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं उनमें काफ़ी हद तक दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़ एज़ कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी काफ़ी आपका इसमें रिस्क फैक्टर रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। अगर आपको किसी भी तरीके का मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, तो ये आपका सोरायसिस या किसी भी दूसरी स्किन डिसऑर्डर को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है, जो एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। जिसको अगर हमें अपना स्किन डिसऑर्डर या किसी भी तरीके का हमें अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए बॉडी में, तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू से ही मेंटेन करके रखना चाहिए। कुछ इसमें इन्फेक्शंस भी इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं, मोस्ट कॉमनली आपके थ्रोट इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे ड्रग्स एंड जैसे मैंने आपको कॉर्बनर सिंड्रोम बताया था, तो वो इसमें एज अ रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही काफ़ी रहता है इसको जानने के लिए। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं एंड एलर्जी के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको आप कंडक्ट करा सकते हैं जानने के लिए कि सोरायसिस पॉजिटिव है या नहीं। नेक्स्ट हम इसमें जान लेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि मॉडर्न इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। मोस्ट कॉमनली इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है कि जो भी हमारे लीजन्स हैं उसके लिए आपके टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं जो एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं एंड इसके अलावा विटामिन डी की थेरेपी दी जाती है और फोटोथेरेपीज आर यूज्ड। तो ये कुछ इसको मेनली सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है मॉडर्न में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे आयुर्वेदा एक्सपेक्ट के बारे में कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सोरासिस किस कैटेगरी में आता है एंड इसका क्या कॉज रहता है एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहला इसको कुष्ठ रोग के अंतर्गत माना गया है। एक कुष्ठ और किटिब, ये दो टर्म्स हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं विद सोरासिस। तो इसमें मोस्टली आपका जो दोष का मतलब आप कह सकते हो दोष दूषित रहता है, उसमें आपका वात एंड कफ दोष दूषित रहता है एंड जो इसमें दूष्य रहते हैं वो आपका रहता है रक्त एंड त्वक। त्वक मतलब हमारी स्किन। तो नेक्स्ट हम इसमें जान लेंगे कि इसमें कौन से ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेन। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव इश्यूज का बताया, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी आम की उत्पत्ति होना, अगर हमारी जठराग्नि ठीक नहीं है तो वो हमारे अन्न को ढंग से पाचन नहीं कर पाएगी, जिस वजह से आम दोष की उत्पत्ति होती है एंड वो लाई करता है हमारी स्किन की बीनीथ, जिससे वो स्किन डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। कुछ ऐसे आयुर्वेदा हर्ब्स जो हेल्प करते हैं सोराटिक कंडीशंस में। सबसे पहला इसमें आपका आता है नीम, करंज, आपका दारू हरिद्रा, हरिद्रा चंदन, रक्त चंदन, यष्टि मधु, यष्टि मधु इज मुलेठी एंड आंवला, हरिद्रा, इसके अलावा मंजिष्ठा, सारिवा। तो ये कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी कंडीशंस में। कुछ ऐसे आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस जो सोराटिक कंडीशंस में हेल्पफुल रहते हैं, उसमें सबसे पहले आपका आता है आरोग्यवर्धनी बटी, केशोर गुगल, अमृता आदि गुगल, पंचतिक्त घृत, महातिक्त आदि कषाय, दशमूल आदि क्वाथ एंड पटोल मूल आदि कषाय। तो ये कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो सोराटिक कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बट आपको नियर बाय अपने आयुर्वेदा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे शोधन कर्म मतलब हमारी बॉडी क्लिनजिंग के कुछ प्रोसीजर्स जो सोरासिस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है वमन थेरेपी, विरेचन थेरेपी एंड रक्त मोक्षण। वमन इज बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो वमन इज आपका जो विटिएटेड कफ है, जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस कफ है उसको कोष्ठ में हमारे जो टमी एरिया है वहां पे लाके उसका निसारण करवाना हमारी बॉडी से। तो वो वॉमिटिंग की फॉर्म में होता है, उस वजह से जो भी हमारा कफ जो हमारी बॉडी में विटिएटेड कफ होता है वो इसमें उससे काफ़ी हद तक निजात मिलती है। नेक्स्ट इसमें विरेचन, तो विरेचन हमारा रहता है बेसिकली फॉर पित्त कंडीशंस। तो पित्त में हमारा इसमें जो स्टूल्स होते हैं वो एक्सेस स्टूल्स के फॉर्म में वो चीज़ निकल जाती है जो विटिएटेड पित्त रहता है। नेक्स्ट इसमें रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग करवाना, तो जो भी हमारा वीनस सिस्टम होता है वहां से एक्सेस ब्लड का निकलवाना या दूषित रक्त का निसारण करने से हमारा जो रक्त जो दूषित हो गया है वो हमारी बॉडी से
एक्सपेल आउट हो जाता है, तो इसमें हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, वो शोधन से मेंटेन हो जाता है। बट अगर डिज़ीज़ स्टार्टिंग में है या फिर अभी कह सकते हो आप कि अभी स्टार्टिंग स्टेज है या फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड नहीं है कि शोधन की ज़रूरत पड़े, तो शमन चिकित्सा जो मैंने आपको सिंगल हर्ब्स बताए हैं और जो फॉर्मुलेशंस बताए हैं, वो ही काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।